मित्रों नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर टीचर भर्ती कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस का हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आज से ओपन हो रही है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है और लगभग मैं आप लोगों को जानकारी लिए बता दूं कि लगभग मैं 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी व्याख्या के साथ दूंगा। ठीक है, व्याख्या के साथ दूंगा और साथ ही साथ आप लोगों की खुशी के लिए बता रहा हूं कि कक्षा 6 से 6, 7, 8 मतलब एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का पूरा नोट्स आप लोग को देने वाला हूं और यह पूरी जो 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट एनसीईआरटी 6, 7, 8 की ओनली हिस्ट्री, ये जो पूरी फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की पूरी फीस है। 399 रुपए की ये पूरी फीस में आप लोग को इतना कुछ मिलेगा। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर एसएसटी के लगे हुए हैं, हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन में हमारा टारगेट रहेगा, हमारा पूरी तरह से टारगेट रहेगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का कि 35 प्लस आप करके आए। यह हमारा टारगेट रहेगा। जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 399 रुपया है, लेकिन यह सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर एसएसटी हिस्ट्री के लिए है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिस्ट्री का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ, टीजीटी पीजीटी जूनियर सब कुछ 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी। 1 ईयर तक आपको सारे के सारे मटेरियल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा। 1 ईयर तक जितनी भी वैकेंसी आएगी सबकी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोग की फीस जो होगी 1499 में आप लोग को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी हर कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी हो, डीएसएसपी हो, जीपीएससी हो, कोई टीजीटी पीजीटी हो, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आप 1499 में कर सकते हैं। और अगर आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर एसएसटी हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो 399। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 1 देखते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, वहां पर आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलता है, लेकिन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को पेमेंट करना होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है बताइए। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कौन सही होगा? तो मैं आपको बता दूं कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में। कालीगंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे है कालीगंगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या ही इसकी जान है। तो देखिए, कालीगंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिला में एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन एक छोटा नगर है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृशदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। मतलब सैंधव सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता रही है, इसीलिए कालीबंगा की सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है दृशदती नदी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा की खोज 1952 में किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, खोज किया था अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खनन कार्य करवाया गया था बीबी लाल और बीके थापा द्वारा। बीबी लाल और बीके थापा के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो दो लोगों को नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। उत्खनन कराने वाले कोई और थे और खोज करने वाले कोई और थे। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। दयाराम साहनी इसकी खोज करता है। देखिए, ऐसे ही सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दूंगा, वन लाइनर सीरीज भी दूंगा और नोट्स भी दूंगा। कक्षा 6, 7, 8 का पूरा नोट्स आप लोग को दे दूंगा और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपया है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मांडगोमरी जिला में है, पंजाब, जो पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में मांडगोमरी जिला में है। अब मांडगोमरी जिला नहीं रहा है, अब यह साहिवाल जिला हो गया है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिला में है। ठीक है, और जिस समय हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वह सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ लेकिन पीडीएफ आप लोग को नहीं देता हूँ। ठीक है, यह सार्वजनिक पीडीएफ या नोट्स आप लोग को नहीं मिलता है, लेकिन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से या आलमगीरपुर से। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो हड़प्पा में धौलावीरा से। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा जो है गुजरात में है, गुजरात में धौलावीरा है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में कच्छ में धौलावीरा है, कच्छ जनपद में धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा की खोज कब हुई थी? 1967 में हुई थी। किसने खोज किया था? जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने इसका खोज किया था, किसका? धौलावीरा का। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, धौलावीरा गांव जो है खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है, कुल मिलाकर खंबात खाड़ी में धौलावीरा है। ठीक है, लोथल जो है, लोथल, अब देखिए लोथल नगर जहाँ पर बंदरगाह है, लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृतभांड मिले हैं, 3 युग्मी सावधान मिला है, 3 युगल सावधान मिला है, और स्त्री पुरुष के 3 जोड़े मिले हैं जिसको एक ही साथ दफनाया गया है। तो 3 युगल सावधान कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। एक युगल सावधान जो मिला है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, 3 युगल सावधान समाधियां पाई गई हैं, गोदीबाड़ा के उदाहरण आदि मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ठीक है, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियां मिला है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी होता है काला रंग की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। हवन कुंड मिला है, जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, अब आलमगीरपुर देखिए, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। इतना बढ़िया बेहतरीन मटेरियल मैं दे दूंगा आप लोग को कि आपकी तैयारी बहुत ही बेजोड़ हो जाएगी, तो किसी प्रकार की चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल के तांबा का रथ कहाँ से मिला है? कुषाण, कहाँ से मिला है? कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दाइमाबाद से या बनावली से। तो हड़प्पा के काल का जो तांबा का रथ है कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है। ठीक है, तांबा का रथ जो मिला है दाइमाबाद से मिला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी तरह से कुल 2500 प्रश्नों की सार्वजनिक टेस्ट सीरीज मिलेगी आप लोगों को, और आप लोगों को पूरी कक्षा 6, 7, 8 का पूरा नोट्स दूंगा। अभी नोट्स वाला क्लास चलेगा, आप देखिएगा कितना बढ़िया नोट्स रहेगा। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 आप लोग की स्क्रीन पर है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, वे घुड़सवारी किया करते थे, दोनों बातें तो सही हैं। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, यह भी सही है। ये मुख्यतः नगरों में रहते थे। अरे भैया, ये नगर में नहीं रहते थे। यह आर्य जो थे वह ग्रामीण थे, नगर में नहीं रहते थे। ठीक है, ग्रामीण थे। नगरों में कौन रहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो विकल्प डी जो है आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई
आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, कुल, कुल मतलब परिवार, कुल था, फिर उसके बाद ग्राम, उसके बाद देश, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, यह आरोही क्रम में आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है। गांव के जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता, ग्रामीण। विश का मुखिया होता था उसे विशपति कहा जाता था। जन के जो शासक होते थे राजन कहलाते थे। ठीक है। इसी तरह से मटेरियल मिलेगा, जबरदस्त मटेरियल दूंगा, घबराओ मत, मैं 399 रुपये में कम ही रखा हूँ। ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी 1 ईयर तक मिलेगा। और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जूनियर आने वाली हर भर्ती के लिए, यूजीसी नीट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी भी भर्ती के लिए आपको फिर से कहीं भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का है प्रमुख रूप क्या है, गोधन, भूमि, सी, ए और बी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य धन है वह गोधन है, गोधन गज धनबाज धन। ठीक है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो है वह गोधन है, मतलब गाय रूपी धन। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह पशुधन है, विशेष रूप से गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, जैमिनी थे, बादरायण थे, कपिल थे या गौतम थे। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, जैमिनी थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसके रचयिता, देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी थे। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। प्रश्न 8 देखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सूत्रदी, सरस्वती या गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार, देखिए सिंधु नदी जो है इसका वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है। सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन है, तो वह आपका सिंधु नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को कहा गया है नदी तमा, मतलब नदियों की माँ, देवोतमा मतलब देवताओं की माँ, मतलब सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को। लेकिन सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका हुआ है, तो सिंधु नदी का। ठीक है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ। देखिए ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेख है। देखिए ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार हुआ है। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदीतमा कहा गया है, मतलब नदियों की माँ। देवोतमा कहा गया है, मतलब देवताओं की माँ। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। सूत्रद आजकल की सतलज नदी है, मतलब आज जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम जो था वो सूत्रद था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 देखिएगा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, मतलब जो वध किए करने योग्य न हो, अघन्य, अघन्या वध करने योग्य न हो। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। तो हत्या तो किसी की भी नहीं होती है, लेकिन यह अघन्या शब्द जो प्रयोग किया गया है वह गाय के लिए किया गया है। विकल्पी, गाय के लिए कहा गया है अघन्या। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऋग्वेद में अघन्या
जो है अगन्य का मतलब होता है बद योग्य नहीं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। एकदम एकदम छांट कर प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए। मैं बता दूं, हल्की में मत लीजिएगा। अगर आपने पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है बीपीएससी जूनियर का हमसे, तो मैं टारगेट कर सकता हूँ कि 40 में से 35 आपके सही होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। प्रश्न 10 देखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति में भक्ति पर आधारित था, या मूर्ति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, प्रकृति पूजा और भक्ति पर आधारित था। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। पूर्व वैदिक आर्य मतलब ऋग वैदिक आर्य, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद और जटिल था। यहाँ प्रारंभ में हमें बौद्धवाद के दर्शन मिलते हैं। मतलब आर्यों में शुरुआत में बौद्धवाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे। जैसे इंद्र जो थे वह किसके देवता थे? युद्ध के देवता माने जाते थे। वरुण जो थे वो जल देवता माने जाते थे। ठीक है, वायु देवता होते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे आर्यों के जितने भी देवता थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो में वैसे तो पहला ये वीडियो है। ठीक है, तो जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री की बात किया हूँ। एसएसटी में बाकी सब्जेक्ट का नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ हिस्ट्री पर ही फोकस किया जाएगा। ठीक है, और इसकी फीस केवल 399 रुपये है। इसी 399 रुपये में आपको मैं 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज दूंगा, व्याख्या के साथ दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी सीरीज दूंगा आप लोग को। ठीक है, कब तक? परीक्षा होने तक। ठीक है, और 1499 रुपये का जो कोर्स है इसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जूनियर सबकी तैयारी कराऊंगा। 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। यहाँ तक कि बीपीएससी परीक्षा होने के बाद अन्य आगामी जो भी भर्तियां रहेंगी 1 साल तक का सारा सब कुछ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और सारे के सारे नोट्स, सारे टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।